गवर्नमेंट जॉब किसी भी एग्जाम, अगर इंडिया में आर्ट टीचर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। नोट्स वगैरह मुझसे चाहिए होगा तो साइड में नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। हेलो माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, दिस वीडियोज इज स्पेशली फॉर यू। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करना बताऊंगी। अगर लिटरली आपने इसे फॉलो कर लिया, डेफिनेटली से आपको टीजीटी आर्ट में सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता है, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। आफ्टर दिस सिलेक्शन एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मेरे ये रूल्स आपके लिए हेल्पफुल रहे थे कि नहीं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है टीजीटी आर्ट में। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स वाले हैं, फाइन आर्ट्स वाले नहीं है, फाइन आर्ट्स वाले बच्चों को तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सारे यूनिट्स पता ही होते हैं। अदर सब्जेक्ट्स वालों के साथ ये मसला हो जाता है, वो हमारे फील्ड के तो होते नहीं है, तो उनको एक एक चैप्टराइजेशन के बारे में पहले मैं डिस्कस करूंगी, जिससे आपका टॉपिक क्लियर हो जाए कि आपने ये चीज़ें पढ़ा है कि नहीं जो मैं बता रही हूँ, और मिस कर दिया है तो उनको कंटिन्यूसली फोकस्ड करें, राइट। तो पहले चैप्टराइजेशन से मैं इंडियन आर्ट से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में इंडियन आर्ट भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को फोकस करना है, प्री हिस्टोरिक एज, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक काल। वैदिक एज के बाद गुफाओं की शुरुआत होती है, जिसमें बहुत सारे गुफाएं हैं। पहला है जोगीमारा, सबसे प्राचीन, अजंता, बाग, बादामी, सितनवासा, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा। ये सारी गुफा पढ़ने के बाद फिर आपको किसको फोकस करना है, जब पूरे गुफा कंप्लीट हो जाते हैं, गुफा में क्या होता है, बड़े बड़े चट्टानों पर पेंटिंग्स बनाई जाती है, जैसे कैसे ह्यूज वॉल्स आपको ये दिखाई दे रहा है, ऐसे बड़े बड़े दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। फिर आर्टिस्ट ने डायरेक्ट से एकदम छोटी छोटी सी पेंटिंग बनाना शुरू किया, तो आप सोचिए कितना उनके लिए डिफिकल्टीज हुई होंगी। इतने बड़े पत्थर पे काम करते, ह्यूज पत्थर पे काम करते करते डायरेक्टली छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट्स पर आ गए। दैट मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है, गुफाओं की कला के बाद शुरुआत हो जाती है पाल और अभ्रंश शैली की। तो पाल और अभ्रंश शैली कब शुरुआत हो जाता है, जब मध्यकाल की शुरुआत होती है, तो दो पार्ट्स में बांटा जाता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल दैट मीन्स पाल शैली। पाल शैली जिसको प्रॉपरली कैप्चर किया गया था, पाल शैली में बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित रिलीजियस बौद्ध रिलीजियस था। फिर आप अभ्रंश शैली पढ़ते हैं, तो अभ्रंश शैली में क्या पढ़ते हो, जैन रिलीजियस को फॉलो करना होता है। तो अभी तक चट्टानों पे पेंटिंग्स बनाए थे, पहले तो गुफाओं में पेंटिंग्स बनी, गुफाओं के बाद आपके वैदिक काल में कुछ चमड़े वमड़े पे पेंटिंग्स बनाई गई थी, फिर डेवलपमेंट होता गया, फिर उसके बाद बड़े बड़े गुफा पे पेंटिंग, सीधे छोटी छोटी मिनिएचर्स पेंटिंग बनने लगी। मिनिएचर, पाल और अभ्रंश शैली, यहीं पे मिनिएचर शैली की शुरुआत, मतलब लघु चित्रों की शुरुआत हो जाती है। मेक श्योर कि अब आप ये पॉइंट भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने इस तरह से आपको इनहेंस करके एक्सप्लेन किया है। फिर ये सारी चीजें आपको पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ना होता है ईरानी शैली। तो ईरानी शैली, ईरान से इंडिया हमारे आए हुए थे। कौन आया था, सबसे पहले बाबर आए थे 1526 ईस्वी में। इन्होंने पानीपत का युद्ध जीता था इब्राहिम लोदी से। अब ये इब्राहिम लोदी बीच में कहाँ से आ गया, तो आपको पढ़ना होगा गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, इनको स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मुगल ऑफ कोर्स आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक ये बेसिक चीज़ें पता हो गई। फिर पाल, अभ्रंश, ईरानी। ईरानी के बाद हमारा जस्ट मुगल शुरुआत हो जाता है। 16 to 19 सेंचुरी के बीच में 3 पैरेलल शैलियाँ चल रही थी, मुगल, राजस्थानी और दक्षिणी स्कूल। फिर इन्हीं के बीच में एक और शैली शुरुआत हो जाती है, वो है हमारी पहाड़ी शैली। और ये चारों शैलियाँ एंडिंग सेम टाइम ड्यूरेशन में होता है 19 सेंचुरी में। जब ये 19 सेंचुरी में एंडिंग होता है, फिर इंडिया में ही कंपनी स्कूल का इवोल्यूशन होता है। तो कंपनी स्कूल बेसिकली आधुनिक बेस्ड है। आधुनिक दैट मीन्स कि यहाँ पर आर्टिस्ट, फॉरेनर, बेसिकली यहाँ पर जो आर्टिस्ट वगैरह काम हुए हैं वो अंग्रेज़ों का शासन चला था। तो कंपनी स्कूल, तंजौर पढ़ना होगा, फिर आपको उड़ीसा वगैरह पढ़ना होगा। सारी चीज़ें आई थिंक अच्छे से समझ आ गई। ये सारी चीज़ों को कवर अप करने के बाद फिर आपको पढ़ना होगा आधुनिक कला की शुरुआत, लाइक बंगाल स्कूल 1895 to 1920 समथिंग टाइम ड्यूरेशन, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, A.N. टैगोर। फिर A.V. हेवल के संपर्क में आए, तो वैसे वैसे वॉश टेक्निक का डेवलपमेंट हुआ। अगर वॉश टेक्निक का पहली बार बात किया जाए तो पॉल सैंडबाय ने, जैन वैन आइक ने तो ऑयल कलर्स का इन्वेंशन किए थे। यहाँ तक सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए, बस आपका इंडियन आर्ट खत्म हो गया। फिर आपको क्या पढ़ना होगा, आधुनिक में अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट पढ़ने होंगे, फिर बंगाल स्कूल लाइक अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट, नंदलाल बसु के स्टूडेंट पढ़ने होंगे, जिसमें से अवनींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट तो बहुत सारे लोग हैं, कितने कितने का नाम बताऊं, जैसे कुछ सर्टन बता देती हूँ। अवनींद्रनाथ टैगोर के नंदलाल बसु हो गए, असित कुमार हल्दर, के वेंकटप्पा, छिदनाथ मजूमदार, एल सेन, ये सारे लोग थे। समरेंद्रनाथ गुप्त थे। और अगर बात किया जाए
देव प्रसाद रॉय चौधरी थे। अब फिर उनके बारे में बात कर लिया जाए, नंदलाल बसु के स्टूडेंट सुधीर रंजन खास्तगीर थे, और विनोद बिहारी मुखर्जी थे, राम किंकर बैस थे। फिर ये लोग जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ पूरे इंडिया में फैलते गए। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिर ग्रुप शुरुआत हो जाता है। फिर आपको ग्रुप से पहले पढ़ना होगा भारत में अति यथार्थवादी कलाकार, फाववादी कलाकार, सरलिज्म आर्टिस्ट, इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि हमारे इंडियन आर्टिस्ट भी इस तरह से इवेल्यूएट हो गए थे। फिर कलाकारों में देखिए सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट यहीं पे कंफ्यूज आप लोग होते हो कि मैम कलाकार वाले पोर्शन बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि आपने कोई लॉन्ग वीडियोस मतलब लॉन्ग थ्योरीज में कुछ अपने नोट्स को कलेक्शंस नहीं किए, सिर्फ पढ़े जा रहे, जो पढ़ा रहा है उसका पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, समझ के पढ़ें। आपके पास जितने नोट्स हैं वेल एंड गुड, जो चीज़ें आपके पास नहीं है कुछ नई चीज़ों को आप इन्हेंस करें, खोजने की कोशिश करें और नोट्स बनाएं। सिलेक्शन लेना है तो अपने नोट्स बनाएं, डेफिनेटली से सिलेक्शन होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब के थ्रू हो जाएगा, मैंने यूट्यूब चैनल मतलब इनका पेड क्लास लिया है, उन्होंने हमें PDF दे दिया तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे आपका कंसेप्ट कभी ज़िंदगी में क्लियर नहीं होगा। चाहे यकीन ना हो तो इस बात को मेरे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पहले खुद के अंदर ये एबिलिटी, ये क्वालिटीज़ इन्हेंस कीजिए कि आपको एक टीचर बनना है, क्योंकि आप ये टीचिंग वाला जॉब क्रैक करने जा रहे हैं। तो आप इस तरह से अपने आप को इवेल्युएट करें। एवरी आर्टिस्ट पढ़े तो अपनी लाइफ जर्नी को एक्सप्रेस करें कि आपने BFA MFA किया है, आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते थे, यहाँ पर अपनी चीज़ों को इन्हेंस कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी कलाकार पढ़ते हो उनकी जर्नी के बारे में जब आप पढ़ते हो तो क्या देखने को मिलता है, उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी और वो इनके स्टूडेंट थे, इस टेक्निक में इन्होंने काम किया था और ये इसमें पॉपुलर हो गए, प्लस ये एक आर्ट टीचर भी थे। ऑफकोर्स आप पढ़ते हैं वो एक आर्ट टीचर थे। नॉर्मली मैं अपनी बात करूँ तो मैं आप लोगों को जो पढ़ाती हूँ ना, तो मैं पढ़ाती हूँ एक अच्छी अपने आप को आर्ट टीचर समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आर्ट टीचर से ज़्यादा खुद पे बिलीव करती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मेरा दूसरा वाला चैनल आपने देख रखा होगा, पेंटिंग वाला, पेंटिंग इज़ माय फेवरेट। तो ऑलमोस्ट आपको इंडियन आर्ट कवर हो गया। कलाकारों को पढ़िए, अपने डेली लाइफ से रिप्रेजेंट करके पढ़िए, ये एक आपके लिए गुड मोटिवेशनल पॉइंट है। अब कभी ज़िंदगी में आप आर्टिस्ट को कंफ्यूज नहीं रहेंगे। दूसरी प्रैक्टिस वन थिंग इज़ दैट कि अगर अपने अंदर कोई डेवलपमेंट फॉर्म को रिक्रिएट करना है कि किस तरह से हम खुद को इन्हेंस करें, हम बोल नहीं पा रहे, आर्टिस्ट हमें याद नहीं हो रहा। जब तक आप एक आर्टिस्ट को एक बार पढ़िए, 2 दिन बाद उसे फिर पढ़िए, 3 दिन बाद फिर पढ़िए, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़िए, फिर 10 दिन बाद पढ़िए, फिर 1 महीने बाद पढ़िए, फिर मल्टी टाइम्स रिविजन कीजिए, ऑटोमेटिक से आपके ब्रेन में बिल्कुल इन्हेंस हो जाएगा। यहाँ तक आपके आर्टिस्ट वाले पोर्शन कंप्लीट हो गए। अब वापस से यूरोप में चलते हैं। तो यूरोप का कुछ सर्टेन पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे प्री हिस्टोरिक एज जिनको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, देन मेसोपोटामिया के बाद आपको पढ़ना होगा इजिप्शियन आर्ट, क्रीट, माइसीनिया, ग्रीक, रोमन, फिर मध्यकाल की शुरुआत हो जाती है जिसको 4 भागों में बांटा जाता है। अर्ली क्रिश्चियनिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन, गॉथिक, रिनेसेंस। रिनेसेंस को हिंदी में बोलते हैं पुनरुत्थान काल। हमारे इंडिया में पुनरुत्थान काल जो था वो 1895 से 1920 तक अवनीनाथ टैगोर का था। अब हम यूरोप में बात करें तो यूरोप में 14 to 16 सेंचुरी में चला था, 1400 से 1600 तक का, जिनके 3 पार्ट्स थे, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा, पोस्ट रेनेसा। अर्ली रेनेसा में फ्लोरेंस में 13 कलाकार थे, वेनिस में 3-4 कलाकार थे। ऐसे ही सेम हाई रेनेसा चरम पुनरुत्थान काल की बात की जाए 1500 से 1530 तक चला था। इसमें एक साइड फ्लोरेंस था, दूसरी साइड वेनिस। फ्लोरेंस के कलाकार जो थे वो स्केचिंग बड़ी अच्छी कर लेते थे और वेनिस के कलाकार कलर्स बहुत अच्छे कर लेते थे। तो आप अपने डेली लाइफ से रिप्रेजेंट करें कि आपको कलर्स पसंद है कि फिर स्केचिंग, तो उनसे कैप्चर कर लें। तो देखिए वेनिस के कलाकार कौन कौन से हैं, जॉर्जियानो, टिशियन, कैरावेजो, लोरेंजो तल्लो। अब फ्लोरेंस के कलाकार कौन कौन से हैं, तो फ्लोरेंस के कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल। ये एंडिंग होते ही जस्ट मैनरिज्म में शुरू होता है जिनको हिंदी में रीतिवाद कहते हैं। ये 1530 से लेकर 1580 तक चला था। तो रीतिवाद में क्या क्या आपको पढ़ना है, रीतिवाद में देखिए आपको ध्यान में रखना है जूलिया रोमानो, पार्मिजियानो, रोसेप गोलो, अंकोबोडिया। ये कलाकार है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है, बार बार से नाम लेंगे तो याद हो जाएगा। और यहाँ पे कॉन्स्टो पोस्टो एस टाइप के पोजीशन मतलब लहराती, बलखाती, दीपशिखा, इस तरह के फॉर्म को कैप्चर किया गया था। तो आई थिंक रीतिवाद आपको अच्छे से समझ आ गया। अब रीतिवाद से आगे बढ़ते हैं, फिर आपका शुरुआत हो जाता है बरूक कला। बरूक आर्ट मूवमेंट 1600 से 1750 तक इटली में ही चला। यहाँ पे बेसिकली किसको कैप्चर किया गया था, ड्रामेटिक वे, लाइक नाटकीय छाया प्रकाश को।
नाटकीय छाया प्रकाश दैट मीन्स कि कलर्स की जो वेवलेंथ होती है वो बड़ी प्योर और डार्क कलर्स में एकदम रेज ऑफ लाइट्स, मतलब यहाँ पर ह्यू वैल्यू इंटेंसिटी में इंटेंसिटी को फॉलो किया जाता है, जिसको संघनता कहते हैं, मतलब कलर की प्योरिटी को। यहाँ के फाउंडर जनक जन्मदाता कहे जाते हैं कैरावेजो। कैरावेजो का पूरा नाम है माइकल एंजेलो दी कैरावेजो। इनके बाद कौन आते हैं फिर पीटर पॉल रubens, रेम्ब्रांड, इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। बरूक कला के जस्ट एंडिंग होते ही रोकोको शुरुआत होती है। रोकोको शुरुआत जो हो जाती है रोकोको में एक सेकंड, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 18वीं सेंचुरी में चलता है। 18वीं शती में रोकोको क्यों इंपॉर्टेंट है? रोकोका का मतलब होता है रॉक आर्ट। यहाँ पे दो वास्तुकार ने इसको डेवलप किए थे, एक थे रॉबर्ट दी कोटी, जेलिमेरी ऑन्टोनाई। उसके बाद अगर मूर्तिकार कलाकार के बारे में बात किया जाए तो बुशे वगैरह बहुत सारे कलाकार मूर्तिकार हैं। फिर इनके जस्ट एंड होते ही 1850 की कला शुरुआत होती है, जिनको 4 भागों में बांटा जाता है। नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म। तो नियो क्लासिज्म जिनको हिंदी में बोला जाता है नवशास्त्रीयतावाद, 1780 से लेकर 1830 तक चला था। कहाँ पर? ये भी फ्रांस में डेवलप्ड हुआ। चारों नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, इम्प्रेशनिज्म, ये चारों ही फ्रांस में चले थे। तो जस्ट इनको डेवलपमेंट कैसे मिला? इन्होंने रोकोको को थोड़ी नहीं फॉलो किया था, इन्होंने रोकोको को रिजेक्ट किया था और फॉलो किसको किए थे? तो फॉलो किए थे ग्रीक को। ग्रीक की मेथोडोलॉजी, उनके स्टाइल्स, ड्रेसेस, उनको फॉलो करते थे। तो आई थिंक यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए। अब आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। फिर क्या होता है, फिर आपको जनक पता होना चाहिए। जनक कौन थे? तो जनक यहाँ पे कहे जाते हैं डेविड, जिनका पूरा नेम है जैक लुइस डेविड। 1784 में इस कला आंदोलन की पहली पेंटिंग है ओथ ऑफ होराशियो, उनको होराशिया का ब्लड कहा जाता है। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं। यहाँ के एक फेमस आर्टिस्ट है इंग्रस, जिसे इंग्र कहा जाता है। यूजीसी नेट इनको इंग्रस के नाम से पुकारते हैं। तो न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट के जो प्रणेता थे वो विंकलमैन थे। मेक श्योर आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। न्यू क्लासिज्म के जस्ट एंडिंग होते ही शुरुआत हो जाता है रोमांटिसिज्म की, जिसको हिंदी में स्वच्छंदतावाद या फिर रोमांसवाद कहते हैं। क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर रोम स्टोरीज को कैप्चर किया गया था। बेसिकली इसके फाउंडर जनक जन्मदाता कहे जाते हैं दिलाक्रा। याद रखिएगा, दिलाक्रा जनक है लेकिन जन्मदाता तो दिलाक्रा है। पहली पेंटिंग किसकी थी? तो वो थी जेरिकॉल्ड की, जो बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1819 ईस्वी में, राफ्ट ऑफ द मेडुसा ऑयल ऑन कैनवस में। और ये एग्जिबिट है यूरोप में। कहाँ पर? लुव्र म्यूजियम पेरिस में। तो ये स्वच्छंदतावाद की पहली पेंटिंग है। अब आगे बढ़ते हैं। रोमांसवाद की शुरुआत होती है। रोमांसवाद के जनक कौन है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपने रोमांसवाद पढ़ा है ना, रोमांसवाद के प्रणेता जैक रूसो हैं। रियलिज्म आर्ट मूवमेंट, जिनको हिंदी में बोलते हैं यथार्थवाद कला आंदोलन। तो यथार्थवाद कला आंदोलन का क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये कि कहाँ शुरुआत हुआ, कब शुरुआत हुआ। तो देखिए, स्वच्छंदतावाद 1800 से लेकर के 1890 तक चला था, और यही यथार्थवाद 1850 से लेकर 1850 से 1900 तक चला। इसके जनक है, फाउंडर, जन्मदाता, क्या नाम था? ग्यूस्टव कॉर्बेट नाम था, जिनको हिंदी में गुस्ताव कुर्बे कहा जाता है। ठीक है। अदर दोमिये यहाँ पे फेमस आर्टिस्ट भी थे, और नो डाउट इन्होंने व्यंग्य चित्र, कार्टूनिस्ट पेंटिंग भी बनाए थे। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद अब और आगे बढ़ोगे। प्रभाववाद कला आंदोलन 1870 to 1819 समथिंग टाइम ड्यूरेशन। इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर, जनक, जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो इनके जनक कहे जाते हैं क्लाउड मोनेट। अदर आर्टिस्ट के बारे में बात किया जाए तो मैने, मोने, डिगास, सिनास, सिस्ले, पिसावर, मनीषा और मेरी कसार्ट, शी वॉज द फीमेल आर्टिस्ट ऑफ दिस टाइम। ये सारे आर्टिस्ट हैं। कैसा वर्क हुआ था यहाँ पर? तो देखिए, रियलिज्म में बेसिकली रियल लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया था। सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स दिख रही होती हैं, जैसे द स्टोन ब्रेकर्स। अब यहाँ क्या हुआ है? इम्प्रेशनिज्म में, प्रभाववादी कला आंदोलन में, तो यहाँ रियलिटी को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ एक बात आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बेसिकली लैंडस्केप को कैप्चर किया गया था, जिनको प्राकृतिक दृश्य कहते हैं। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर लैंडस्केप्स बनाए थे। अब इनके एंडिंग होते ही आपका पोस्ट इम्प्रेशनिज्म की शुरुआत होती है, जिनको उत्तर प्रभाववाद कहते हैं। 1800 से लेकर के 1905 तक चला था, और यहाँ पर जनक सेजा थे, वैन गॉग थे, पैब्लो पिकासो। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो आर्टिस्ट ने इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे थे, किसी से बाउंडेशन नहीं थे। जैसे मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप अपना काम कर रहे हो, थर्ड पर्सन अपना काम कर रहे हैं, किसी को कॉपी नहीं कर रहे थे। यहाँ तक समझ गए? यहीं से यहाँ पर यूरोप में आधुनिक कला की शुरुआत होती है। फिर आपका ऐसे ही धीरे धीरे से प्रोसेस चलता जाता है। उत्तर प्रभाववाद के बाद नव प्रभाववाद, नियो इम्प्रेशनिज्म शुरुआत होता है 1884 से लेकर 1903 या 4 तक चलता है। यहाँ पर जो जनक होते हैं वो होते हैं
जनक, फाउंडर, जन्मदाता कहे जाते हैं जॉर्ज स्यूरट को। 1884 की इनकी पहली पेंटिंग्स थी द बाथर्स, ठीक है, स्नानार्थी जिसको कहा जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने भी बनाए, सेजान ने भी बनाए हैं, माइकल एंजिलो ने भी बनाए हैं, बट यहाँ पर एक्चुअली इनको रखा गया है कि इनकी पहली पेंटिंग है नौ प्रभाववाद की। नौ प्रभाववादी कलाकार कैसा काम कर रहे हैं, सपोज कीजिए मैंने ये फिंगर्स में रेड कलर लगाया है, ये फिंगर्स में मैंने येलो कलर लगाया है, रेड और येलो यहाँ पर है, यहाँ पे थर्ड कलर शो हो रहा है, वो तीसरा कलर से आपको दिखाई देगा ऑरेंज कलर। तो मतलब दो कलर्स के जो आंखों के भ्रम को थर्ड कलर्स में वेरिएशंस कर दिया गया है, डॉट्स के थ्रू, बिंदियों के थ्रू बनाया गया था। यहाँ तक समझ गए। फिर जैसे जैसे इन्हेंस होता है और आगे बढ़ता जाता है, शुरुआत हो जाती है फेविज्म आर्ट मूवमेंट की, फाववाद 1900 सेंचुरी समथिंग। फेविज्म आर्ट मूवमेंट के जो आर्टिस्ट होते हैं वो बेसिकली किसको कैप्चर करते हैं, तो वो रियलिटी, शरीर से मजबूत तथा संगीत प्रेमी, और इनको जंगलवाद भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है, तो जंगलवाद के साथ ही साथ फाववाद कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कुछ वैसा अटपटा सा काम किया। फिर फेविज्म के बाद फ्यूचरिज्म आता है, एक्सप्रेशनिज्म आता है। फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट, फ्यूचरिज्म मतलब इटली में जो डेवलपमेंट हुआ था, फिलिप्पो टोमासो मैरिटेनी, इन्होंने स्पीड को कैप्चर किया था, गति को, जैसे फैन की स्पीड हो गई, कार की स्पीड हो गई, जो चीज़ों में भागते हुए उनको कैप्चर कर लिए। अब आपके अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन, तो एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को हिंदी में अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने कैसा काम किया, तो इसके दो भाग हुए थे। अभिव्यंजनावाद के जनक होते हैं एडवर्ड मुंक, जर्मन में इसका डेवलपमेंट होता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में एक्चुअल में चीख द क्राई इनकी बड़ी फेमस पेंटिंग है। तो वो रियलिटी, एक्सप्रेशन को कैप्चर किए थे। अगर अभिव्यंजनावाद के बारे में बात किया जाए, इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है ड्राई ब्रोकले, दूसरा होता है ब्लू राइडर ग्रुप। ड्राई ब्रोकले लुडविग इसके जनक कहे जाते हैं। बेसिकली जो आपने जर्मन में पढ़ा था, मार्टिन शानगौर हो गए, अल्बर्ट ड्यूरर हो गए, उन्हीं से इंस्पिरेशन लेकर के ये कला आंदोलन स्टेबल हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनसे इंस्पिरेशन लेकर स्टेबल होता है जर्मन अभिव्यंजनावाद के ड्राई ब्रोकले, बेसिकली प्रिंट मेकिंग में काम कर रहे होते हैं। दूसरे जो ब्लू राइडर ग्रुप है, वो ब्लू राइडर ग्रुप इसके जनक कहे जाते हैं वेस्ली कंडेंस्की, जिनको फादर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कहते हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा आई थिंक। तो ये सारी इराज चली आती हैं। फिर एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट आता है, जिनको अमूर्त अभिव्यंजनावाद कहते हैं। इसको ये 1940 से लेकर के 50-60 तक अमेरिका में फ्लोरिश हुआ था। इनके भी दो भाग होते हैं, एक कलर फील्ड होते हैं, दूसरे एक्शन पेंटिंग होते हैं, जिसके लिए जैक्सन पॉलक बड़ी ज़्यादा पॉपुलर है। किसके लिए, एक्शन पेंटिंग के लिए। 1952 ईस्वी में इनका प्रॉपरली हेरोल्ड रोशनबर्ग ने नाम ही दे दिए थे एक्शन पेंटिंग। फिर अमेरिका में कंसेप्चुअल आर्ट, ऑप आर्ट, पॉप आर्ट, मिनिमलिज्म आर्ट, तो बहुत सारे आर्ट मूवमेंट चलते हैं। तो सभी के बारे में मैं बिल्कुल अच्छे से आपका तैयार करा दूंगी। अभी तो मैं बहुत लंबा वीडियोस बनाने का प्रॉपरली मेरा माइंड नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ मैं आपको बता दूं, कोई भी पॉइंट ऐसा ना रहे जो आपसे मिस हो जाए। अब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं। और ये आपका वेस्टर्न आर्ट पूरा कवर करना है। वेस्टर्न आर्ट इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो बस इसलिए मुझसे हुआ नहीं कि मैंने सोचा सब कुछ एक्सप्रेस कर दूं। अब आपको क्या पढ़ना है, मूर्ति कला पढ़ना है, छापाकार पढ़ना है। छापा कला की मैंने 4 विधियां आपको पढ़ाई हैं, रिलीफ, इंटैग्लियो, प्लानोग्राफी और सेरिग्राफी। रिलीफ के अंतर्गत 3 प्रोसेस आते हैं, वुड कट, लिनो कट, स्क्रैपर बोर्ड। फिर इंटैग्लियो के अंतर्गत 7 प्रोसेस आते हैं, प्लेटिंग, ग्राविंग, ड्राई पॉइंट, एचिंग, एक्वाटिन, मेसोटिन, विस्कोसिटी। फिर उसकी आप आगे बढ़ते हो, फिर प्लानोग्राफी के अंदर लिथोग्राफी पढ़ते हैं, ओलियोग्राफी पढ़ते हैं। फिर सेरिग्राफी पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट है, इसके अंतर्गत आप कुछ नहीं पढ़ रहे होते हैं। सेरिग्राफी मीन्स सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। तो इसके एक एक आर्ट मूवमेंट, मतलब जितने चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है, इनकी बहुत बड़ी बड़ी हिस्ट्री है। यूजीसी नेट वाले को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप लोग मेरे नोट्स लेकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको एक्सप्रेस भी कर दूंगी। अगर अभी बताने लगूंगी बहुत बड़ी वीडियोस बन जाएंगी। बस ये मैं चैप्टराइजेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ तक चीज़ें पढ़ लेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट आपको पढ़ना है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के बारे में देखना है, मेथड्स एंड मटेरियल जैसे वाटर कलर, ऑयल कलर्स, पेस्टल्स और टेम्पराज हो गए, और जितने भी टेक्निक्स हो गए और स्टाइल्स हो गए, सबको आपको पढ़ लेना है। उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ लेना है, और फोक आर्ट के बारे में देखना है। फट पेंटिंग, कवेट पेंटिंग, ये सारी राजस्थान की, और जितनी भी फट पेंटिंग है सब फट पेंटिंग पढ़ लेनी है। और क्या बच्चा, और
एक मिनट एक्सप्रेस करती हूँ। प्रिंट मेकिंग, छापाकार पढ़ने हैं, छापा कला तो पढ़ना है, प्रोसेस एंड मटेरियल्स पढ़ना है। इसी तरह मूर्ति कला के प्रोसेस एंड मटेरियल्स पढ़ने हैं। अब छापाकार को पढ़ना है। जिस तरह से आप कलाकार को पढ़ोगे वैसे ही मैंने आपको PDF दिया है छापाकार का। छापाकार पढ़ा भी चुकी हूँ ऑलरेडी, उनको तैयार कर लिएगा। मूर्तिकार का मैंने PDF दिया है, वो भी पढ़ा चुकी हूँ, उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कलाकार भी पढ़ा चुकी हूँ, उनके जो PDF दिए उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और क्या बच रहा है? दैट्स सफिशिएंट। अगर आपने इतना भी फॉलो कर लिया, कुछ इंडियाज़ में जैसे आप यूपी का पेपर देने जा रहे हैं तो यूपी के कलाकार पढ़ लीजिएगा, कुछ मेथड्स पढ़ लीजिएगा। जितने कला स्कूल्स हो गए हैं, जितने ग्रुप्स हो गए, मतलब प्री आर्ट स्कूल्स मद्रास, कोलकाता, जयपुर, राजस्थान, बहुत सारे स्कूल्स हैं। इंदौर हो गया, मेरा कॉलेज ऑफ आर्ट्स हो गया, उनकी जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपकी यूरोप की कला भी अच्छे से पकड़ हो गई, इंडियन आर्ट भी, मूर्ति कला भी, छापा कला भी, प्रिंट मेकिंग भी। अब मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है, यहाँ मैंने एक्सप्रेस सब कुछ कर दिया। अगर मुझे ऐसा लगेगा बहुत सारे पॉइंट अगर यहाँ मिस हुए होंगे, एक वीडियोज़ और बना लूँगी। और इसी तरह से आप अपनी थ्योरीज, और उसके बाद एक मैंने आपको बताया था कैसे कैसे आपको फॉलो करना है टाइम टेबल। मॉर्निंग में 2 घंटा पढ़िए, सुबह 4 से 6 बजे तक। इवनिंग में 2 घंटा पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप दिन में ज़्यादा लेट सोकर उठते हैं कोई बात नहीं, बस आप पढ़िए। मतलब एक दिन में ये सोच लीजिए हमें 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ने हैं, उनमें से 2 घंटे हमें प्रैक्टिसेस लगाने हैं। एक वो अलार्म वाला वॉच लीजिए, साइड में देखिए स्क्रीन पे आपको वॉच दिख रहा है, सभी लोग ये वाला वॉच ऑर्डर कर लीजिए। इस वॉच को अपने सामने रखिएगा, टिक 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 जब आवाज़ करेगा ना तो आपको पता चलेगा ये टाइम ओवर हो गया, अब हमें छापा कला पढ़ना है, अब हमें इंडियन आर्ट पढ़ना है, अब हमें वेस्टर्न आर्ट पढ़ना है। ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इन क्लॉक के, तो मैं तो इनको अपने सराउंडिंग में हमेशा ले लेके ही घूमती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियोज़ आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, मतलब इन्हेंस बढ़ाएंगे। आफ्टर दिस वीडियोस, जिन्होंने लास्ट एंडिंग तक देखा है, एक ऐसा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरे एक्सप्रेशंस और मेरी मेथोडोलॉजी अच्छे से समझ आई कि नहीं आई। और अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, अभी जस्ट आपने BFA MFA किया है, तो BFA अगर MFA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, BFA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन वेल एंड गुड। मैं BFA MFA की भी आपकी प्रिपरेशन करा दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट।